नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं एल्कीन। नया चैप्टर एल्कीन। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो ही गया है हमारा। हमने रिडक्शन की बात करी एल्कीन, और जैसे ही एल्कीन स्टार्ट होगा उसमें हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और उसके बाद फिर एल्काइन और देन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब चैप्टर अगर बोलने में देखा जाए तो बड़ा आसान सा लग रहा है भी, आसान भी है, लेकिन है थोड़ा लंबा है चैप्टर, थोड़ा बड़ा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बात करते हैं एल्केन की। एल्केन कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस मान लो यहां पर ऐसे ही कुछ लगा दिया, यहां पर ही ये जो होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है और ये 1.12 एंगस्ट्रम होता है। मतलब एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच की लेंथ जो होती है वो 1.12 एंगस्ट्रम होती है, और कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, एल्केन्स आर ऑल्सो known as पैराफिन। इसको पैराफिन भी बोला जाता है। ठीक है, पैराफिन की मीनिंग क्या होती है? एल्केन्स आर ऑल्सो पैराफिन। पैराफिन मतलब होता है जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, वैक्स कह सकते हैं। वैसे वैक्स जो होते हैं वो एल्केन ही होते हैं। तो ये पैराफिन, इसका मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, मीनिंग होता है नॉन रिएक्टिव। एल्केन जनरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। तो अब हमारा जो भी चैप्टर होगा उसमें हम दो मेन चीज़ों पर काम करेंगे। पहला, हर चैप्टर ऑर्गेनिक का जितना भी चैप्टर होगा सब में दो चीज़ों पे काम करेंगे। फर्स्ट है, पहले उस चैप्टर, जिस चैप्टर की हेडिंग डाली गई है उस चैप्टर के कंपाउंड को बनाएंगे, मतलब प्रिपरेशन। तो हम पहले बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। जब हमारे सिलेबस में जितने भी रिएक्शन हैं उन सभी रिएक्शन से जब हम इसको बना लेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी रिएक्शन है उन सब से बना लेंगे, नहीं, जितने भी रिएक्शन है हम सारे नहीं पढ़ते, हमारे जो सिलेबस में हम वो पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में जितने भी रिएक्शन है जब हम उसको पढ़ लेंगे, उससे बना लेंगे, तब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हर चैप्टर में। एल्कीन का, एल्काइन का, हेलो एल्केन का, हेलो एरेन का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, हर चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले आप हर चैप्टर, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस कंपाउंड को बनाएंगे, फिर उस कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड बनाने को केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। जैसे एल्केन से कुछ और बनाया जाए, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया जाए, अल्कोहल बना दिया जाए, एल्काइल हैलाइड बना दिया जाए, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्कीन बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन बना रहे हैं, या किसी भी चीज़ से आप एल्कीन बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोला जाएगा। तो अब जैसे कि जो चीज़ें हमने रिडक्शन वाली प्रोसेस में पढ़ी है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं लाई जाएगी। उन चीज़ों को आप रिडक्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसके दिमाग में बिठाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि रेड फॉस्फोरस HI है, उसको अल्कोहल में डालो तो एल्केन बना देता, तो वो हमको मेथड यहाँ पर नहीं बताना है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन सब बातों का ध्यान में रखकर हमारा जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगा। किसी भी बीच के चैप्टर को आपने हटाया
तो आगे का चैप्टर आप नहीं पढ़ पाएंगे। किसी भी बीच के चैप्टर को आपने हटाया तो आप आगे का चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब आप सोचो कि हम इस चैप्टर को पढ़ लें और बीच वाले इस चैप्टर को छोड़ के अगला चैप्टर पढ़ लें, नहीं पढ़ पाएंगे आप। इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो मेरे पढ़ाने से, इंटरकनेक्टेड करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपकी मजबूरी हो जाती है पूरी ऑर्गेनिक को पढ़ना, जिससे न केवल आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है बल्कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक भी तैयार होता है। इससे यह होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मिक्स करके आता है, जैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आ रहा है, 2-3 चैप्टर को मिला के आ रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चनों के लिए आप हैबिचुअल होते हैं, बड़े आसानी से करते हैं उसको। लेकिन जो चैप्टर अलग करके पढ़ते हैं, जो मतलब इंटरकनेक्ट नहीं करते, उनको क्या होता है कि मिक्स करने वाले क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है। वो इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन मिक्स वाले नहीं कर पाते। तो हम लोग मिक्स वाले भी बड़ी आसानी से करेंगे और इंडिविजुअल वाला तो हम लोग आसानी से कर ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि कैसे बनाया जाएगा इन सब चीज़ों को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप हेडिंग डाल लीजिए और इसमें पहला रिएक्शन क्या होगा मैं उसकी हेडिंग डालूंगा। आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डाल लीजिए, मैं पहले रिएक्शन की हेडिंग डालूंगा। ठीक है, मैं फर्स्ट रिएक्शन की हेडिंग डालूंगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा है ऊर्ज रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? ऊर्ज रिएक्शन। तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, when alkyl halide is treated with sodium in presence of dry ether, then it gives higher alkane। हायर एल्केन का मतलब जो एल्काइल हैलाइड में आपने एल्काइल ग्रुप लिया है उससे बड़ा एल्केन बनता है, higher alkane। Next point, this method work well for the preparation of alkane having even number of carbon atom, such as ethane, butane, हेक्सेन एटसेट्रा। मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर वाले, इवन नंबर वाले इवन कार्बन नंबर हो जिस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को बनाने के लिए ये मेथड ज़्यादा आसान रहता है। ऑड वाले भी बनाए जा सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें क्या दिक्कत होती है वो हम इस टॉपिक को पढ़ते हुए समझेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है? अब जैसे इसका रिएक्शन क्या है, तो इसका रिएक्शन में जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताएं, CH3 CH2 Cl एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और आपने ले लिया सोडियम ड्राई ईथर, तो ये कंपाउंड बनाता है CH3 CH2 CH2 CH3।
कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर CH3CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl प्लस CH2CH3 ऐसे ये 2 NaCl निकल जाता है, यहाँ से ऐसे 2 NaCl निकल जाता है और ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जुड़ जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, ये समझाया, ये सिंपल तरीका है समझाने का, और ये तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखा गया है। तो इसमें जैसे आपको लगे कि सर यहाँ पर तो 2 एल्काइल हाइड्राइड लेना चाहिए था, आपने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे भी 2 लेना चाहिए था, तब ना कंपाउंड बनता। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जाता है, और यहाँ रिएक्टेंट में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 लिया है मतलब 1 है, ये कंपाउंड ले लिया है, अभी इस कंपाउंड कंटेनर में कंपाउंड है, अब जितना चाहे उतना यूज करके अपना कंपाउंड बनाइए। ठीक है, दूसरा यह है कि जब आपको 1 या 2 कोई बोलेगा तो वो 1 इक्विवेलेंट या 2 इक्विवेलेंट ऐसे करके कुछ देता है, जब उसको बताना होगा कि कम है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की समस्या की बात नहीं। जब किसी चीज़ को ज़्यादा बताने की कोशिश करी जाएगी, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल केस ये है कि हाँ भाई कमी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को बताया जाए कि मान लीजिए 2 रिएक्टेंट है अलग अलग, और किसी एक को बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश हो रही है तो उसके नीचे एक्सेस लिख दिया जाता है, वरना ये माना जाता है कि दोनों बराबर है, दोनों नॉर्मल अमाउंट में है। ठीक है, या किसी को कम बताया जाता है, बताने की कोशिश ही तो लिमिटेड अमाउंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 2 ग्राम इक्विवेलेंट इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक में रिएक्शन को, ये रिएक्शन इस तरीके से यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता बैलेंस करना। जैसे बच्चा जो होता है वो सोचता है कि सर बैलेंस नहीं है, तो देखो बेटा बैलेंस करना ज़रूरी है ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि कैसे बना ये, क्या मैकेनिज्म है इसका। तो वुर्ज रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग साइंटिस्ट 2 तरह के मैकेनिज्म की बात करते हैं। वुर्ज रिएक्शन में साइंटिस्ट जो होते हैं वो, जैसे जो लोग वुर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बोलते हैं, वो लोग 2 तरह के मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, there are 2 theory for mechanism of वुर्ज रिएक्शन। 2 थ्योरी है, अलग अलग 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहली थ्योरी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरी है आयनिक मैकेनिज्म, लेकिन पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। अब जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन आपको मैंने दिया था CH3CH2Cl Na के साथ रिएक्ट करके CH3CH2CH2CH3 बना रहा था। ठीक है, अब इस कंपाउंड में सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सोडियम ड्राई ईथर में डिजॉल्व हो जाता है। सोडियम ड्राई ईथर में डिजॉल्व हो जाता है। कोई भी मेटल जब लिया जाता है, जैसे मैग्नीशियम लिया जाए, सोडियम लिया जाए, तो इनके साथ जब ड्राई ईथर लिया जाता है तो इसका मीनिंग होता है कि ये डिजॉल्व हो गया। और डिजॉल्व होने का मीनिंग क्या है, कि डिजॉल्व हो गया मतलब क्या है इसका। डिजॉल्व होने का मतलब है कि वो मेटल अपना जो भी उसकी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और उसी ईथर में मतलब इलेक्ट्रॉन और Na+ दोनों तैर रहे होते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम है तो वो Mg2+ बना देता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तैर रहे होते हैं ऐसे, वही उसको बोलते हैं डिजॉल्व होना। मतलब ये जो रिएक्शन है ये बोलता है कि सोडियम ईथर में डिजॉल्व हो गया। ठीक है,
अब जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये, अब चाहे Br हो चाहे Cl हो चाहे वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो है ऐसे टूटता है और बनाता है CH3 CH2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। सब कुछ ईथर के अंदर ही हो रहा। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था उस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये जो है फ्री रेडिकल बना लेता। भाई प्लस है, इलेक्ट्रॉन आया तो फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन आता तो नेगेटिव बन जाता, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो अभी न्यूट्रल बनेगा, लेकिन न्यूट्रल के साथ साथ 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे, इसलिए फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक, फ्री रेडिकल बन जाता। इसके बाद 3 कंडीशन हो सकती, 3 नहीं 2 ही हो सकती। पहला, रिएक्ट विद अदर CH3 CH2 free radical, give disproportionation reaction। 2 चीज़ें ये कर सकता है और दोनों करता भी है। मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्री रेडिकल बना है, ढेर सारे फ्री रेडिकल लगातार बनते जा रहे हैं, यहाँ पे कमी नहीं है किसी चीज़ की। फ्री रेडिकल मान लीजिए कि 100 फ्री रेडिकल बन गए, तो 100 फ्री रेडिकल बन गया तो 100 में से कुछ, जैसे मान लीजिए कि 40 50 या 80, मान लीजिए 80 फ्री रेडिकल, 80 फ्री रेडिकल जो है वो आपस में रिएक्ट करके, मतलब 80 ऐसे आपस में रिएक्ट करके 40 आपस में रिएक्ट कर, मतलब एक 40 दूसरे 40 से रिएक्ट करके, ये दूसरा 40 ये पहला 40 रिएक्ट करके ब्यूटेन बना लिया, और बाकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहे हैं। तो वो कैसे दे रहे हैं वो मैं समझाता हूँ। मतलब 2 पार्ट हो सकता है। यहाँ पर जो मेजर रिएक्शन है, मेजर रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनाएगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट भी वही होगा। तो उसमें क्या होता है कि CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके CH3 CH2 CH2 CH3 बनाता है, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर ये Cl माइनस का क्या हुआ, वो तो ये Na प्लस का क्या हुआ, NaCl जुड़ गया है ना, ठीक। अच्छा, माइनर क्या होता है, माइनर रिएक्शन जो है वो क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन है। डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो माइनर रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। वो क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि जब एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो अब देखिए, एक ही स्पीसीज है दोनों, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ जो भी है हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन अगर कोई लेता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन देता है तो ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ऑक्सीजन का लेना या हाइड्रोजन का देना क्या है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का लेना रिडक्शन और हाइड्रोजन का देना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक, ये क्या करता है कि H फ्री रेडिकल इसको दे देता है, ये यहाँ से H फ्री रेडिकल इसको दे देता है। तो जब ये H फ्री रेडिकल यहाँ से देता है तो ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेते हैं, बन जाता है एल्कीन। और यहाँ से H फ्री रेडिकल इस पे जाता है तो बनता है CH3 ठीक है। तो
इसने H दिया तो इसका ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसने H लिया तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं, क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट लिखेंगे आप। इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज प्रेजेंट, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं, इज प्रेजेंट मत लिखिए, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड is reactant, then disproportionation product, if tertiary alkyl halide is reactant, then disproportionation product is major product. अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट है तो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। ये भी अपने आप में खास बात है। मतलब आपने देखा कि दो चीज़ें ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CH2Cl जो कि हमने पहले ले रखा था, Na ड्राई ईथर। तो अगर ये है तो इसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला बन रहा है ये, दूसरा जो प्रोडक्ट है और ये बन रहा है, और तीसरा प्रोडक्ट ये बन रहा है। ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट हैं और ये दोनों क्या है, माइनर है, और ये क्या है, मेजर है। ये मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि वो माइनर है, ये मेजर है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर यही टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो, हमने बोला यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा तो भी भाई ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से डायरेक्ट जुड़ जाएगा ऐसे। भाई इतना भाग जो होता है ये डायरेक्ट अपने जैसे से ही जुड़ जाता है। तो ये तो हो गया वुड्स प्रोडक्ट। भाई ये कौन है, ये वुड्स प्रोडक्ट है, ये वुड्स प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक्चुअली में जो वुड्स रिएक्शन में ये क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, बीच में आ जा रहा है, बन जा रहा है। मतलब ऐसा होता है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं उसी में कुछ खराब प्रोडक्ट भी निकल जाता है। मान लीजिए मशीन से कुछ बना रहे हैं तो कुछ खराब डिफेक्टेड निकलता है, वैसी डिफेक्टेड चीज़ है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपकी मशीन सारी डिफेक्टेड ही निकल रही है। अब ये वुड्स प्रोडक्ट हो गया, लेकिन यहाँ ये माइनर है।
और ये मेजर है। यही ध्यान रखना है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर आप ले लेते हैं तो जो वुड्स प्रोडक्ट बनता है वो माइनर हो जाता है और डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब आपको डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब आपको आयनिक मैकेनिज्म बता दे। आयनिक मैकेनिज्म बता दे है इसी रिएक्शन का आयनिक मैकेनिज्म भी बताना है आपको। तो मैकेनिज्म शुरुआत वैसा ही होगा जैसा ये इसमें हुआ था फ्री रेडिकल, बिल्कुल वैसे ही। आयनिक मैकेनिज्म, अच्छा देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए बी लिखा था तो हो सकता है ये बी हो, और 1 2 लिखा था तो ये 2 होगा। ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म ऐसे कार्ब एनायन मैकेनिज्म बोला जाता है इसको, कार्ब एनायन मैकेनिज्म कहते हैं इसको, कार्ब एनायन मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वो प्रोसेस तो होगी सोडियम ड्राई ईथर Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा कि CH3 CH2Cl ये टूटेगा, बनाएगा CH3 CH2 प्लस Cl माइनस। अब ये CH3 CH2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, 2 कहाँ से आएगा? अरे भाई तो 2 सोडियम होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 Na प्लस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बना ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप 2 सोडियम कर लीजिए यहाँ पर। वैसे मैंने आपको बोला था ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं। ठीक है, तो ये आपका बनेगा क्या, CH3 CH2 माइनस 1। ठीक, अब ये जो CH3 CH2 माइनस है ये नए एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा। भाई ये प्लस ये माइनस जुड़ गया आपस में, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये प्लस माइनस जुड़ गया। जो लोग SN1 SN2 के बारे में सुने हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो नहीं सुने हैं वो बस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऐसे हो गया। अब डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे होगा, तो जैसे यहाँ से ये जैसे माइनस है, ये माइनस, तो क्या है कि जैसे SN2 से ये बना। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे होता होगा, अगर इसकी बात करेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन इसमें कैसे हो रहा है सर, तो यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए जैसे ये है हमारा CH3 CH2 माइनस। अब ये क्या करेगा, दूसरा एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर ये ऐसे टूटता है, ये इस पे अटैक करता है और ये ऐसे। तो अब देखिए क्या हुआ, ये इस पे गया तो क्या बनाया CH3 CH3, यहाँ क्या आया माइनस और यहाँ क्या आया प्लस, तो ये बनाया CH2 CH2। ठीक, और ये Cl माइनस ये Cl माइनस, ये दोनों Cl माइनस, नहीं यहाँ से नहीं मतलब है, ये मतलब
ये जो Cl माइनस है वो Na+ से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि कोई तो ये होगा Cl माइनस यहाँ से भी मिला होगा, और मतलब एक जब ये टूटा होगा तो देखिए ये वाला जो कंपाउंड है इसका Cl माइनस और इस ये Cl माइनस, ये दो Cl माइनस दो Na से रिएक्ट कर गया। अब मान लीजिए डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, तो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है तो ये वाली प्रोसेस तो यहाँ तक तो होगी, मतलब एक Cl माइनस यहाँ से मिलेगा और दूसरा Cl माइनस यहाँ से मिलेगा और दो Na+ से रिएक्ट करके दो NaCl बना लेगा। समझ? हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे आयनिक मैकेनिज्म हो और चाहे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए दोनों में ही डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो एक पॉइंट ये लिख लेंगे, फॉर टर्सरी एल्काइल हैलाइड, for tertiary alkyl halide, disproportionation product is major product. For tertiary alkyl halide, disproportionation product is major product in both type of mechanism. both type of mechanism, दोनों तरह के mechanism के लिए tertiary alkyl halide डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट देता है। तो इसलिए आपको ये चिंता नहीं करना है कि कौन से मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना होगा तो हमारा क्या आया होगा। ठीक है, इस बात की चिंता नहीं करनी है आपको। मैकेनिज्म चाहे जो हुआ होगा, प्रोडक्ट दोनों केस में सेम बनेगा, है ना। अच्छा, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आप करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल तो वो होता है जो मैं करके दिखाऊंगा। आप कैसे करेंगे? तो मैं करके दिखाता हूं। जैसे देखिए, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि Na ईथर लिखा होता है, जरूरी नहीं कि ड्राई ईथर लिखा, वो ड्राई माना जाता है। जैसे ईथर है तो पहले से थोड़ा मान लोगे कि ईथर है तो पानी भी मिला हुआ है इसमें, भाई ईथर लिखा है तो ईथर ही मानोगे ना। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे ये अपने जैसे से ही जुड़ जाएगा। अब जैसे ये 3 कार्बन का था, ये 6 कार्बन का बन गया, तो इवन नंबर में बना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है आपको केवल मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो आपने इसको लिया, तो आप देखिए कि जब भी आप वुड्स रिएक्शन करा रहे हो और टर्सरी आ जाए तो दिमाग में रखिएगा कि वुड्स वाला प्रोडक्ट मत बनाइएगा, तब आप डिसप्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट बनाइएगा। तब आप क्या करेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है, अब ये मान लीजिए 2 अलग अलग तरह का एल्काइल हैलाइड ले लिया आपने, 2 अलग अलग तरह का एल्काइल हैलाइड। तो अब क्या होता है कि जब 2 अलग अलग तरह का एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो दिस इज नॉट सुटेबल रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि आपके मन में ये हो रहा होगा कि यहाँ से Cl, यहाँ से Cl टूट के ये दोनों जुड़ जाएंगे, बेशक जुड़ेंगे, लेकिन जब ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल से ये फ्री रेडिकल बना है और एक ही मॉलिक्यूल से ये फ्री रेडिकल बना है, मतलब इस फ्री रेडिकल के पास केवल एक ही ऑप्शन है इससे जुड़ना, ऐसा नहीं है। रिएक्शन तो बल्क में हो रहा होगा, तो ढेर सारे ये भी फ्री रेडिकल बने होंगे, ढेर सारे ये भी फ्री रेडिकल बने होंगे। तो जब ढेर सारा ये बना हुआ है
तो ये अपने वाले से भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है, C2H5 फ्री रेडिकल C2H5 फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है, और ये सब आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब सारे केस होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर मिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है, मतलब CH3 से रिएक्ट कर जाए तो बनेगा ये, C2H5 से बने तो बनेगा ये, और जब CH3 C2H5 से रिएक्ट करेगा ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जैसे ये वाला अपने वाले से ही रिएक्ट किया तो ये बना, तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ और ये हो गया क्रॉस, ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं क्रॉस, मतलब ये प्रोडक्ट नीचे लिख लीजिएगा, ये हो गया सेल्फ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, फिजिक्स वाला नहीं है ये, ठीक है। तो ये सेल्फ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे बोला जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्यों बोल रहे थे कि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड बनाने के लिए अच्छा है। जैसे आपने ऑड बनाया, एक ऑड बनाया, आपने कोशिश करी ऑड बनाने की कि दो अलग अलग ले लेते हैं, एक और दो ले लेते हैं तो 3 बन जाएगा। तो अब जब आप ऑड बना रहे थे तो ऑड केवल ऑड नहीं बना, ऑड के साथ क्या बना, और भी इवन भी बने। तो अब आपका काम बढ़ गया, काम क्या बढ़ गया, अब आप इन तीनों के मिक्सचर को अलग करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए आपको फिर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आग वाग लगाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे ना। तो कोई भी चीज़ जो इकोनॉमिकली आपके बजट में आ जाए, सस्ता पड़ता है, उसी को बोला जाता है कि वो अच्छा मेथड होता है। और जो चीज़ सस्ता नहीं पड़ता है, जिसमें और डिफ़िकल्टी आ जाती है, वो फिर बोला जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यही कारण होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को सूटेबल नहीं मानते, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में हम सेल्फ प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, जबकि अब खाली ये लिया था तो सेल्फ प्रोडक्ट ये तो डिसप्रोपोर्शन है, जैसे ये लिया था तो सेल्फ प्रोडक्ट बन गया। तो सेल्फ प्रोडक्ट बनता है तो फायदा होता है, लेकिन उसमें क्या है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अलग करने की जरूरत नहीं, मेहनत नहीं करना, खर्चा नहीं करना। लेकिन जब एक से ज़्यादा तरह का बनेगा तो फिर अलग करने की जरूरत होगी, अलग करने की जरूरत होगी। समझ गए बात को। तो अब इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसके अंदर ये सब ध्यान रखा जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन और दे दे आपको, फिर जो है बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चंस दिए थे। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि मैं क्वेश्चन दूंगा और आप उसको कंप्लीट करेंगे। मैं अभी करूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो पॉज करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसमें बता दूं आपको, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और ये इस पे अटैक करके रिंग बना लेगा, ये इस पे अटैक करके रिंग बना लेगा। कहने का मतलब है कि मैं आपको एक बता दूं ताकि 2 Cl लगा हो, 2 Br लगा हो तो आपको दिक्कत ना हो इस बात की, ठीक है। अब जैसे थर्ड ले लिया हमने,
उसको 5 बना लेंगे। सोडियम ईथर की अपने पास कमी नहीं है भाई, है ना, ये नहीं कि आप कमी समझ लें। जैसे ये कंपाउंड है, तो इस तरह के कंपाउंड है। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, तो देखिए यहाँ पर तो एक ही Br है, तो मतलब इस तरह का 2 ग्रुप जुड़ेगा आपस में, तो ये बनाएगा PH CH2 CH2 PH। प्रोडक्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा। अब जैसे ये ClBr है, एक तरफ से Br हटेगा, एक तरफ से Cl हटेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये भाई दोनों तरफ से Br हटेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ Cl हटेगा, यहाँ Cl हटेगा, 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और एक ये CH3 लगा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये Cl टूट के ये ऐसे क्रॉस कर देगा, ये Cl टूट के ये इसके साथ बन जाएगा, मतलब एक डमरू बना लेगा। तो भाई देखिए क्या है कि अब बढ़ते हैं, ये बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये Cl के बाद ये कार्बन है, यहाँ भी Cl के बाद कार्बन है, तो जब ये टूटेगा और ये टूटेगा तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ेंगे यहाँ बीच में, तो बीच में 2 कार्बन आएगा, बीच में 2 कार्बन आएगा। जैसे इसमें देखिए, तो इसमें बीच में कोई कार्बन नहीं था, जैसे इसी कार्बन पे इस कार्बन, तो यहाँ डायरेक्ट जुड़ गया था, वहाँ 2 कार्बन आ गए। अब ऐसे यहाँ से ये टूटा है, यहाँ से ये टूटा, तो ये इसने ऐसे क्यूब बना दिया। कंपाउंड का नाम क्यूबेन है, आप जानते हैं, मैंने आपको IUPAC में बता रखा। ऑक्टानाइट्रोक्यूबेन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लोसिव है, मतलब यही क्यूबेन के 8 कॉर्नर पे NO2 लगा दिया जाए तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लोसिव है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए वुड्स का आइडिया था क्या, एल्काइल हैलाइड को Na ईथर के साथ के प्रेजेंस में डाल दिया जाए, तो एल्काइल हैलाइड हायर एल्केन बनाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वुड्स के आइडिया को, यह आइडिया था भाई, इस आइडिया को फिटिग FITTIG फिटिंग मत कर देना उसकी, फिटिग है, फिटिग ने चुरा लिया, उस आइडिया को चुरा लिया। उस आइडिया को चुरा के क्या किया इन्होंने, बहुत जरा सा छोटा सा काम, वुड्स ने एलिफैटिक मतलब एल्काइल हैलाइड लिया था, इन्होंने एराइल हैलाइड ले लिया, मतलब एरोमेटिक वाला ले लिया। एराइल हैलाइड लेकर यही काम करा दिया, जैसे बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिया, मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दिया, तो 2 बेंजीन आपस में जुड़ गए, तो इस रिएक्शन का नाम फिटिग रिएक्शन पड़ गया, जबकि आइडिया ये किसका था, वुड्स वाला ही था। तो हम एल्केन बनाने के लिए तो वुड्स रिएक्शन ही है, लेकिन क्योंकि इसी आइडिया पे काम हुआ तो इसलिए वो रिएक्शन भी यहाँ पर बता देते हैं। तो जो दूसरा रिएक्शन है हमारा वो फिटिग है, फिटिग रिएक्शन।
फिटिक ने क्या किया, वुड्स के आइडिया पे काम किया। इन्होंने जैसे एक Cl ले लिया, ईथर ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है। अब कमी तो है नहीं हमारे पास, तो इन्होंने क्या करा कि जैसे हम दो एल्काइल ग्रुप आपस में जोड़ रहे थे, इन्होंने दो एराइल ग्रुप आपस में जोड़ दिया। एराइल बेंजीन रिंग, मतलब एरोमेटिक को ARYL एराइल बोला जाता है, तो उन्होंने ऐसे बना दी, तो इसको बोला गया वुड्स फिटिक, नहीं सॉरी फिटिक। अब कुछ लोगों ने जब इन दोनों को रिएक्शनों को देखा, कुछ लोगों ने, उन लोगों का नाम नहीं आया, कुछ लोगों ने जब इन लोगों के रिएक्शन को देखा तो उन्होंने क्या करा, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हैलाइड को मिला दिया और उसका नाम रख दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, मान लीजिए Br ले लिया, और एक CH3Br ले लिया मान लीजिए, और यहाँ पर ईथर ले लिया। यहाँ से Br हटा, ये CH3, यहाँ से Br हटा, ये बेंजीन रिंग, ये CH3 इस बेंजीन रिंग पे जुड़ गया। ये CH3 बेंजीन रिंग पे जुड़ गया, क्या बन गया, NaBr बन गया, 2 NaBr बन गया। वो जरूरी नहीं है NaBr बनाना, बस वो तो हाथ उधर चला गया था तो मैंने कहा कुछ लिख देते, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, मन में आपके एक सवाल आया होगा, क्योंकि मैं आपकी क्लास में रहता तो मेरे मन में ये सवाल आता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके मन में एक सवाल आया होगा। वो क्या सवाल है? आपके मन में ये सवाल है कि सर ये CH3 अपने जैसे CH3 से भी तो रिएक्ट कर सकता है, तो आपने वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया? ये बेंजीन रिंग अपने जैसे बेंजीन रिंग से भी तो रिएक्ट कर सकता है, तो आपने वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया? जबकि आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले में तो 3 प्रोडक्ट बनाए थे, यहाँ क्यों नहीं बनाए? यहाँ क्यों नहीं बनाए? आपके मन में ये विचार आया होगा, या नहीं आया होगा तो चलिए मैंने डाल दिया, चलिए NaBr हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने से। तो आप लिख लिए तो लिखे रहने दीजिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं CH3 को CH3 से रिएक्ट करा के यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं तो उसका नाम वुड्स फिटिक नहीं होगा, उस रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन होगा। अगर मैं बेंजीन को बेंजीन से रिएक्ट करा के लिखूं तो उसका नाम वुड्स फिटिक नहीं होगा, उसका नाम फिटिक रिएक्शन होगा। वुड्स फिटिक में जो प्रोडक्ट बनाना है वो केवल क्रॉस प्रोडक्ट ही बनाना है, बाकी प्रोडक्ट नहीं बनाने, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, अब याद कैसे करोगे? याद तुम कर लोगे, हम कहे याद करवाए। वुड्स को बोलोगे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो रहा है, फिटिक को बोलोगे एराइल हैलाइड से, एरोमेटिक हैलाइड से रिएक्शन हो रहा है, और वुड्स फिटिक में बोलोगे मिक्स कर दिए, ठीक है। एक और रिएक्शन है इसमें, एक और रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिखिएगा, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज सुटेबल ओनली फॉर इवन एल्केन। मतलब ये एक कमी है ना भाई कि ये केवल इवन एल्केन के लिए सुटेबल है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर इवन एल्केन। दूसरा पॉइंट, इफ एल्काइल हैलाइड इज टर्सरी then Woods product in low yield
मतलब कम उत्पादन होता है, कम प्रोडक्शन होता है, लो यील्ड। थर्ड एक और लिमिटेशन है, ओनली ड्राई ईथर वर्क एज सॉल्वेंट। मतलब इस रिएक्शन में केवल ड्राई ईथर ही सॉल्वेंट होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसका, भाई कमी है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन आप लिखिएगा, नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या हुआ? फ्रैंकलैंड ने क्या करा? फ्रैंकलैंड ने, जैसे वुड्स ने तो सोडियम और एल्काइल हैलाइड लेकर रिएक्शन कराया, फिटिक ने एल्काइल हैलाइड की जगह पे एराइल हैलाइड कर दिया। कुछ और लोग मिले, उन लोगों ने वो वुड्स और फिटिक दोनों का आइडिया को चुरा के एक दो मिक्स करके बना दिया। फ्रैंकलैंड ने बोला कि इन लोगों का आइडिया चुरा चुरा के सब तो चुरा ही चुके, हाँ एक चीज़ बाकी है, अगर हम सोडियम को ही हटा दे तो किसी और एलिमेंट को ले आए। तो इन्होंने सोडियम को हटा के जिंक ले आए और बाकी सारी कहानी वही कर दी। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फ्रैंकलैंड रिप्लेसेस द सोडियम, फ्रैंकलैंड रिप्लेसेस द सोडियम बाय जिंक। फ्रैंकलैंड ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया किससे? जिंक से। बिल्कुल मैकेनिज्म टाइप वाला दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये Cl है तो दो Zn, मतलब जो Cl दिखेगा ZnCl2 बना देगा, Br है तो ZnBr2 बना देगा, ये R आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैंकलैंड ने ये कहानी बना दी, ठीक है। अब जो हम मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन बहुत ही बढ़िया मेथड है और थोड़ा बड़ा भी है, मतलब समझाने के लिए मेरे लिए तो लगभग आधे घंटे लग जाएंगे उसको पूरा। तो हम इसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, इस लेक्चर को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नमस्कार।